नमस्कार दोस्तों, गार्गी क्लासेस पर आपका स्वागत है। देखो, आज से हम एक चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जो आपके लिए एक्सक्लूसिव है, मेंबर्स के लिए, जिसमें जो भी ज्वाइन करेगा आरएएस इन इंग्लिश को, उनके लिए अब वीकली 3 से 4 वीडियोस ऐसे लाए जाएंगे कि जो कि आपके आरएएस प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट हो, और उसमें एक एक सब्जेक्ट को हम कवर करेंगे। जैसे कि आज हम इंडियन पॉलिटी की बात कर रहे हैं, तो वीक में आपको 2 से 3 वीडियोज़ तो इंडियन पॉलिटी के देने की कोशिश करूँगा मैं, और 2 से 3 वीडियोज़ ही हम इंडियन ज्योग्राफी की भी पिक करेंगे। ऐसे 2-2 सब्जेक्ट्स पैरेलल चलेंगे और जितना हो सकेगा उतना हम कवर करेंगे, ठीक है। क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम कंस्ट्रेंट है, तो उसके चलते मैं ज़्यादा एकदम डेडिकेशन के हिसाब से तो नहीं कह सकता कि पूरा आपको कोर्स कंप्लीट कराऊंगा, पर हाँ, आप मेंबर हो तो उसके बेसिस पे आपको कुछ एक्सक्लूसिव देने के लिए ये शुरुआत की जा रही है। और जो चीज़ शुरू की गई है वो जब तक कंप्लीट नहीं होगी तब तक आपको वीडियोस कंटिन्यू मिलेंगे, ठीक है। हो सकता है फ्रीक्वेंसी आपको वीकली बेसिस पे 3 से 4 वीडियोस की बजाय डेली बेसिस पे एक वीडियो मिलना भी शुरू हो जाए, ठीक है। पर वो डिपेंड करता है कि कितना क्या टाइम रहता है, क्योंकि फिर सुबह से शाम तक मैं बिल्कुल ऑक्यूपाइड हो जाऊंगा, तो थोड़ा सा टाइम का थोड़ा सा रहेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने 3 से 4 वीडियोज़ का बोला है, ठीक है। तो फर्स्टली आज हम देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी के बारे में, और वो भी आरएएस 2021 का जो प्रीलिम्स का सिलेबस है उसके हिसाब से। तो सबसे पहले तो हम देखेंगे इसमें इंट्रोडक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से जो अभी सिलेबस, लेटेस्ट जो सिलेबस आया है उसके बारे में। देखो, इंडियन पॉलिटी में 3 सेगमेंट्स आ जाते हैं। एक तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में देखते हो, एक इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में देखते हो, और एक गवर्नेंस के बारे में देखते हो कि सरकार काम कैसे करती है, राइट। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स मेनली फोकस किए गए हैं कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को अगर हम देखें तो आपको कैसा महसूस होता है, क्या आइडियोलॉजीज पे बेस्ड हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया गया था, और क्या एक सपना देखा था हमारे फोरफादर्स ने, वो चीज़ यहाँ पे बताई जा रही है, राइट। जिसमें सबसे पहले यहाँ पर आ रही है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में आप देखो उसके सेलिएंट फीचर्स आ गए, सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आ गए, साथ में कॉन्स्टिट्यूएंट अमेंडमेंट आ गए, प्रीएम्बल आ गई, फंडामेंटल राइट्स आ गए, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सारे। तो फिलहाल आज हम शुरू कर रहे हैं प्रीएम्बल से। सीधा एक बार मैं प्रीएम्बल पे पिक कर रहा हूँ, फिर उसके बाद में हम धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। तो प्रीएम्बल के बाद में फिर ले लेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को, फिर सेलिएंट फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, फिर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स वाले चैप्टर को ले लेंगे, ठीक है। तो पॉइंट हमारा यहाँ पर है कि एक एक पॉइंट को हम कवर करते आगे बढ़ते चले जाएंगे, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, राइट। सिमिलरली आप देखो फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटीज। अगर आपको खुद से पढ़ना है तो एम लक्ष्मीकांत बुक आती है इंडियन पॉलिटी की, उस बुक में पूरा अच्छे से एक एक टॉपिक खुले में एकदम यूं टू द पॉइंट ऐसे कैसे मिल जाएगा आपको, ठीक है। और मैं कहीं ना कहीं अपने खुद के नोट्स और एम लक्ष्मीकांत को रेफर करके ही कंबाइन नोट्स क्रिएट करके फिर आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। आज का तो चलो ठीक है, पीपीटी फॉर्मेट में मैंने आपको पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूं मैं, फिर आगे से क्या होगा आपको हैंड रिटन नोट से ही पढ़ा दूंगा, तो ज़्यादा थोड़ा कन्वीनियंट हो पाएगा आप लोगों के लिए, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम में देखो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, पार्लियामेंट, सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू, ये सारे पोर्शन भी एम लक्ष्मीकांत में ऐसे कैसे दिए हुए हैं, उनको भी हम पढ़ेंगे। फिर आप देखो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कैग के बारे में, नीति आयोग के बारे में, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है ये, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन सीवीसी हो गया, लोकपाल हो गया, या फिर आप सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन की बात करो, या नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, ये सारी स्टैट्यूटरी या फिर कॉन्स्टिट्यूशनल या एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज़ हैं। इनके बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे हम हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और साथ में फिर हमारे गवर्नेंस या इंडियन पॉलिटी की बात करें तो उसमें एक तो देखो फेडरलिज्म, कि हमारे यहाँ पर स्टेट्स और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशंस है, किस तरीके से उनके बीच में डिवीजन होता है, उस सेगमेंट को अच्छे से पकड़ेंगे। इसके अलावा डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स की बात करें इंडिया में, कि किस तरीके से इलेक्शंस का होता है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट हमारे यहाँ पर है, कौन कौन से एक्ट्स अवेलेबल हैं, और पॉलिटिकल पार्टीज का किस तरीके से काम होता है, वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। कोalition गवर्नमेंट्स के बारे में ये थोड़ा सा आप देखोगे, हमें थोड़ा सा 1990s का जो टाइम है उस टाइम से लेकर के अब तक 1990 के बाद से अभी तक आप देखो 2013 तक कोalition सरकारें आई हैं, गठबंधन की सरकारें, ठीक है। तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से ये टॉपिक रहेगा। और नेशनल इंटीग्रेशन, ये एक तरीके से मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री का पार्ट है, जिसमें पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करो तो उस वाले पॉइंट में ये कंसिडर हो जाता है, तो वहाँ से पिक कर लेंगे। तो यहाँ पर
ज़्यादातर जो सिलेबस है आपका एम लक्ष्मीकांत से ऐसे कैसे कवर हो जाता है। बाकी बचे हुए कुछ कंटेंट्स हैं जो हमें फिर आप देखना चाहो तो इंटरनेट पे मिल जाएंगे, बाकी मैं आपको अवेल करा ही रहा हूँ सारा, ठीक है। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं फिलोसॉफिकल पोस्टुलेट्स में। देखो प्रीएम्बल से, प्रीएम्बल की अगर बात की जाए ना तो सबसे पहले प्रीएम्बल की बात किस कॉन्स्टिट्यूशन में की गई थी, वो था अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन। अमेरिका का कॉन्स्टिट्यूशन ओल्डेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड माना जाता है, जिसमें प्रीएम्बल मतलब प्रस्तावना, उसके बारे में मेंशन पहली बार किया गया था। प्रीएम्बल का मतलब क्या होता है कि जो भी कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल आप पढ़ रहे हो, दैट मीन्स आप प्रीफेस ले रहे हो उस पर्टिकुलर प्रीएम्बल से कि हाँ वो कॉन्स्टिट्यूशन क्या एनविसाज करता है, क्या टारगेट कर रहा है वो कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्मली प्रीएम्बल्स में आपको समरी मिलेगी उस कॉन्स्टिट्यूशन की, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, साउथ अफ्रीकन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करो, या फिर आप कह सकते हो कॉन्स्टिट्यूशन की एक्चुअल में जो एसेंस है, जो मेन थीम है, वो आपको समझ में आती है। हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में एक इंडिविजुअल थे जिनका नाम है N.A. पालखीवाला। उन्होंने तो ये कहा था कि जो प्रीएम्बल है ना वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आइडेंटिटी कार्ड माना गया है, ठीक है। और प्रीएम्बल इंट्रोड्यूस हुई थी ना तो उसके पहले, वैसे तो प्रीएम्बल की जो पूरी डिटेलिंग है, अभी फिलहाल हम प्रीएम्बल से इसलिए स्टार्ट कर रहे हैं कि थोड़ा बहुत आपको आइडिया लगे कि इंडिया एक्चुअल में क्या बनना चाहता है, क्या टारगेट है इंडिया का, ठीक है। फिर बाद में एक एक डिटेल हम देखेंगे कि कब ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन लाया गया था, कौन कौन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स थे, वो सारी चीज़ें, बट एक थोड़ी थीम आपको मिल जाए, ठीक है। तो आप देखो जवाहरलाल नेहरू जी ने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस किया था और उस ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन को ही फिर बाद में कन्वर्ट कर दिया गया था किसमें, थोड़ा और एनालिसिस करके प्रीएम्बल में। और सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन में आप जब भी पढ़ते हो तो सबसे पहले प्रीएम्बल की ही डिटेल आपको देखने को मिलती है। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन ये किसने ड्राफ्ट किया था, नेहरू जी ने, और इसी को फिर बाद में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, संविधान सभा ने अडॉप्ट भी कर लिया था और उसी के बेसिस पे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल को बनाया गया था। हमारी प्रीएम्बल में देखो कॉन्स्टिट्यूशन की में अमेंडमेंट भी हुआ 1976 में, 1976 इमरजेंसी पीरियड की बात कर रहे हैं हम अभी, उस टाइम पे लाया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है। कि मतलब 42वीं बार कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज करने के लिए कानून लाया गया जिसको बोला गया 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट विच वाज इंट्रोड्यूस्ड इन 1976। और आप देखोगे 3 वर्ड्स हमारी प्रीएम्बल में ऐड किए गए, एक तो था सोशलिस्ट, एक था सेक्युलर और एक था इंटेग्रिटी। ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे। बाकी जो पहले से जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्समेंट में आया था 26 जनवरी 1950 से, तब से लेकर अब तक और कोई चेंजेस नहीं है, केवल ये 3 वर्ड्स ऐड किए गए थे, ठीक है। अब एक बार टेक्स्ट देखो आप प्रीएम्बल का, जब आप पढ़ोगे खुद से तब आपको समझ में आएगा कि हाँ वाकई में यहाँ पे क्या डिटेल हमें टेक्स्ट में देखने को मिलती है। देखो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, इसमें प्रीएम्बल क्या कहती है, वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली रिजॉल्व टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सोवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये 5 वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है और इन 5 वर्ड में सोशलिस्ट और सेक्युलर वर्ड, इनके बारे में हमने अभी देखा क्या था, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था 1976 में, तब इंट्रोड्यूस किया गया था, ठीक है। साथ में क्या बोला गया, सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक। ये तीनों वर्ड्स जो थे वो शुरू से प्रीएम्बल में बने हुए हैं। तो ऐसे में वी द पीपल ऑफ इंडिया, यहां एक एक वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसी को एनालाइज करेंगे हम आने वाले स्लाइड्स में। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग सोलमली, हम पूरे होशो हवास में ये डिसाइड कर रहे हैं कि इंडिया को ऐसा देश बनाएंगे जो कि सोवरन होगा, सोशलिस्ट होगा, सेक्युलर होगा, डेमोक्रेटिक होगा, रिपब्लिक होगा। इनके मतलब हम देखेंगे, जिससे कि हर एक सिटीजन को क्या मिले, जस्टिस। कैसी, सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल, सोशल जस्टिस मिले, इकोनॉमिक जस्टिस मिले, पॉलिटिकल जस्टिस मिले। ये वर्ड्स बड़े इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन ऐसे कैसे बनते हैं। सेकंड वन, लिबर्टी इंश्योर करनी सभी इंडिविजुअल्स के लिए, जिसमें कि वो उनको लिबर्टी, स्वतंत्रता किसकी मिले, थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, फेथ एंड वर्शिप। उनकी सोच के ऊपर कोई दबाव ना हो, अपनी सोच को वो एक्सप्रेस कर सके, अपने विश्वास को कंटिन्यू कर सके, अपना फेथ और अपनी वर्शिप को कंटिन्यू कर सके, ऐसे लिबर्टी इंश्योर करना कॉन्स्टिट्यूशन में। फिर बात करेंगे इक्वालिटी की, इक्वालिटी ऑफ स्टेटस एंड ऑफ अपॉर्चुनिटी, कि सबको इक्वल स्टेटस प्रोवाइड किया जाएगा और साथ में सभी को इक्वल मौके दिए जाएंगे जिससे कि वो एक्सप्लोर कर सके। और साथ में सभी के बीच में क्या प्रमोट की जाएगी, फ्रेटर्निटी, दैट मीन्स भाई बंधुवाद वाली जो एक होती है ना कि ब्रदरहुडनेस, वो प्रमोशन मिलेगा, जिससे कि आप क्या करोगे, एक एक इंडिविजुअल की डिग्निटी आप अश्योर कर सको कि वो इज्जतदार जिंदगी जी सके
और बिना यूनिटी और इंटीग्रिटी ऑफ द नेशन को कॉम्प्रोमाइज करे। मतलब बिना यूनिटी को, मतलब नेशनल इंटीग्रिटी और यूनिटी को कॉम्प्रोमाइज किए बिना एक इंडिविजुअल अपनी डिग्निफाइड लाइफ जी सके, उसके लिए ये सारी वैल्यूज इंश्योर करना। ऐसे में इन आवर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दिस 26th डे ऑफ नवंबर 1949, तो 26 नवंबर 1949 की दिन की बात है, तब हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इस कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट, एनेक्ट और गिव, मतलब गिव टू आवरसेल्फ, अडॉप्ट कर लिया था, एनेक्ट कर लिया था हमने। और ये चीजें फिर बाद में एनफोर्समेंट में कब आती है वो आपको पता ही है, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, तो ये सारा स्टेटमेंट एक एक इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है 1, इसमें आप देख सकते हो पहले क्या था, केवल सोवरेन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सेक्युलर और ये सोशलिस्ट वर्ड है, ये ऐड हुआ था 1976 में 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जो कि इफेक्ट में कब आ गया था, 3/1/1977, मतलब 3 जनवरी 1977 को ये इफेक्ट में आ गया था। इसी की तरीके से आप देख सकते हो यहां पर ये वाला ब्रैकेट वाला यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ नेशन, यहां पर पहले यूनिटी ऑफ नेशन था, इंटेग्रिटी बाद में ऐड कर दिया गया। तो ऐसे में ये भी 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में ही लाया गया था, जो कि 1976 में आया। और इसमें मेन काम क्या था कि यूनिटी ऑफ नेशन की बजाय यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द नेशन ये इंश्योर करने की बात की गई थी। तो ये प्रीएम्बल का टेक्स्ट आप याद कर लो, इसको रट लो, ये काम आने वाली चीज है। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर आगे देखो आ जाती है अगर प्रीएम्बल की बात करें तो इसके 4 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट तो क्या है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किसने। तो क्या पढ़ा था हमने, वी द पीपल ऑफ इंडिया। तो लोगों को यहां पर सोर्स ऑफ अथॉरिटी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, ये सीधा क्वेश्चन आता है, ध्यान रखें आप। दूसरा, नेचर ऑफ इंडियन स्टेट, इंडियन स्टेट का क्या प्रकृति है, कैसा इंडियन स्टेट होगा। तो उसमें देखो सोवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इस तरीके की नेचर, इस तरीके की प्रकृति होगी भारतीय स्टेट की, भारतीय देश की। सिमिलरली ऑब्जेक्टिव क्या था, देखो जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी को प्रोमोट करना, जो हमने प्रीएम्बल के वर्ड्स देखे वो, और साथ में अडॉप्ट कब किया गया था, उसकी डेट 26 नवंबर 1949। ये 4 इंपॉर्टेंट सेगमेंट्स हैं, इन पे क्वेश्चन एज इट इज पूछा जाता है, कोई घुमा फिरा के नहीं, कोई ऊपर नीचे कुछ चेंजेस नहीं, सीधा क्वेश्चन आता है टू द पॉइंट। तो ये चीज आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब देखो कीवर्ड्स की बात करें, उनकी सिग्निफिकेंस की बात करें, प्रीएम्बल में जो भी है उनकी डिटेल में। सबसे पहला आ जाता है सोवरेन। सोवरेन का मतलब हो गया कि आपके ऊपर बाहर से कोई दबाव नहीं है, आप खुद से अपने कानून बना सकते हो खुद की जरूरतों के हिसाब से। इसका मतलब क्या हो गया, इट इंप्लाइज दैट इंडिया इज नीदर अ डिपेंडेंसी नॉर अ डोमिनियन ऑफ एनी अदर नेशन बट एन इंडिपेंडेंट स्टेट। इसका मतलब ना तो हम किसी के ऊपर डिपेंडेंट हैं, ना किसी के अंदर हम प्रेशर के अंडर में हैं। ओके, हम एक इंडिपेंडेंट स्टेट हैं, हमारे यहां पर कानून बनाने के लिए हमें खुद हम काम करेंगे, बाहर से किसी से पूछताछ करने की हमें जरूरत नहीं है। इसका मतलब देयर इज नो अथॉरिटी अबाउट इट, भारत से ऊपर, भारत के ऊपर कोई नहीं है, भारत के लोग, वी द पीपल ऑफ इंडिया, सोवरन। ठीक है, फ्री टू कंडक्ट इट्स ओन अफेयर्स, हम हमारे खुद के काम खुद से कर सकते हैं। हम हमारे यहाँ पर कानून जो भी बनाएंगे उसके लिए बाहर से कोई पूछताछ नहीं करेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर किसानों के लिए क्या प्रॉब्लम हो रही है, गरीबों की वेलफेयर के लिए हमें क्या कानून बनाना चाहिए। जी बिल्कुल नहीं, हम हमारे यहाँ पर खुद से कानून बनाएंगे। हाँ, ये बात ठीक है कि जैसे ही हम इंडिपेंडेंट हुए तो हमने द कॉमनवेल्थ वाला जो ग्रुप था उसको हमने, उसकी मेंबरशिप एक्सेप्ट की, और उसके जो द कॉमनवेल्थ ग्रुप है इसका हेड कौन होता है, ब्रिटिश क्राउन, जो हमारे ऊपर यहां पर रूल करके गए थे। पर एक चीज ध्यान रखो, फिर भी हमारी सॉवरेनिटी को हमने वहां पर अंडरमाइन नहीं होने दिया है, हमारी सॉवरेनिटी एज इट इज बनी हुई है। बस मेंबर हम क्यों बने, क्योंकि देखो हुआ क्या था, ब्रिटिशर्स ने हमारे ऊपर रूल किया 200 साल, अब वो उनको अचानक से यहां से भागना पड़ा, तो उनके पास में कोई ऑप्शन नहीं था, एक फेस ऑफ का ऑप्शन, दूसरा वो चाह रहे थे कि हम हमारी कॉलोनीज के साथ में हमारी एंगेजमेंट को कंटिन्यू रखें। उस एंगेजमेंट को कंटिन्यू रखने के लिए ब्रिटिश क्राउन ने कहा कि हम एक ग्रुप स्टैब्लिश कर रहे हैं, और उसकी मेंबरशिप जो भी कंट्री हम जिनके ऊपर हमने कॉलोनियल पावर के तौर पे रूल किया था, वो कंट्रीज इसके मेंबर बन सकते हैं। पर इसका मतलब ये नहीं होगा कि ब्रिटिश क्राउन की वहां पर दादागिरी चलेगी या वहां पर रूल चलेगा, जी बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो सोवरेन है हम।
सिमिलरली यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ, इसका भी देखो इंडिया मेंबर है। तो इसका मतलब क्या हमने हमारी सॉवरेनिटी मिस कर दी? बिल्कुल नहीं। वहां पर बातचीत होती है, इंडिया मेंबर की तरह जाता है, अपनी बात कहता है, सभी की बातें सुनता है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि सॉवरेनिटी इंडिया की कॉम्प्रोमाइज हुई है, बिल्कुल नहीं। इंडिया में कानून इंडिया अपने नेशनल इंटरेस्ट को ध्यान में रख करके करेगा। इंडिया कैन ईदर एक्वायर और सीड एनी टेरिटरी। साथ में ये भी इसका मतलब होता है, सॉवरेन का मतलब कि इंडिया कोई दूसरी टेरिटरी को एक्वायर भी कर सकता है। जैसे मैं एग्जांपल दूं, 1972-73 के टाइम पे सिक्किम एक अलग से स्टेट हुआ, कंट्री हुआ करता था। फिर सिक्किम वाले लोगों ने कहा कि हम तो इंडिया के साथ एसोसिएट होना चाहते हैं, तो सिक्किम फिर स्टेट बना कि नहीं, तो उसके लिए इंडिया ने किसी से पूछा नहीं था। और इंडिया अपनी कुछ टेरिटरी को सीड भी कर सकता है, दैट मीन्स छोड़ भी सकता है। जैसे कि बांग्लादेश के साथ में जो 100th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया था, उसमें क्या प्रोविजन था कि जो भी एनक्लेव्स थे, बांग्लादेश के अंदर इंडियन लैंड थी और इंडिया के अंदर बांग्लादेश की लैंड थी, उसको एक्सचेंज किया गया था। तो उससे उस टाइम हमने किसी से पूछा नहीं, हमारी पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट कर दिया और हमने कानून बना लिया। तो ऐसे में सोवरेन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। फिर नेक्स्ट वर्ड है दैट इज सोशलिस्ट। देखो इस टर्म की बात करें तो ये 1976 में ऐड हुआ था, ये मैं आपको बता चुका हूं, 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पर आप देखो, जब ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट नहीं लाया गया था ना, तब भी इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में सोशलिस्ट जो थ्रेड था ना, जो थीम थी, वो पहले से थी। जो कि आप देख सकते हो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 4 में, जिसको हम बोलते हैं पार्ट 4 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, डीपीएसपीज। वहां पर सोशल कंटेंट आपको देखने को मिलेगा, जहां पे समाज के वेलफेयर के लिए काम करने की बात की जाती है। तो ऐसे में आप देखो, इंडिपेंडेंस के बाद में कांग्रेस पार्टी की रूलिंग्स रहती है। जवाहरलाल नेहरू जब तक प्रधानमंत्री थे, तब तक कांग्रेस पार्टी लगातार रूल करती है। फिर लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री बनते हैं, तो भी कांग्रेस। इंदिरा गांधी, तो भी कांग्रेस। फिर 1977 में जब इमरजेंसी खत्म होती है, उसके बाद में फिर जनता पार्टी की सरकार बनती है, पहली नॉन कांग्रेस सरकार। ठीक है, तो कांग्रेस पार्टी का जो अवार्डी सेशन था 1955, उसमें भी उन्होंने एक रेजोल्यूशन पारित किया था। वो क्या था? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी, कि हम समाजवाद को ध्यान में रखते हुए ऐसे समाज का निर्माण करेंगे। ठीक है, सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी। इंडिया में जो हम सोशलिज्म देखते हैं ना, वो देखो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, कम्युनिस्ट वाला नहीं है, जैसे चाइना में चलता है, रशिया में चलता है, रशिया में यूएसएसआर में चलता था। क्यों? क्योंकि हमारे यहां पर हम मिक्स्ड इकोनॉमी में विश्वास रखते हैं, जहां पर पब्लिक सेक्टर, सरकारी नौकरियां भी मिलती हैं, तो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर सकते हैं। दोनों का मिक्स है हमारे यहाँ पर। जबकि कम्युनिस्ट जो सोशलिज्म होता है, उसमें क्या होता है? सीधा का सीधा हर चीज के ऊपर सरकार की पकड़, केवल और केवल पब्लिक सेक्टर होता है। तो ऐसे में कोई भी इंडिविजुअल अपने एफर्ट्स को अगर एक्सप्लोर करना चाहे, तो वह एक्सप्लोर कर सकता है हमारे यहां पर। और साथ में सरकार भी मिनिमम स्टैंडर्ड फिक्स करेगी, जिससे कि किसी का एक्सप्लॉइटेशन ना हो, किसी का शोषण ना हो। तो हमारे यहां पर जो डेमोक्रेटिक सोशलिज्म है, इसका मतलब क्या है कि एक तो गरीबी को खत्म करना, इग्नोरेंस को खत्म करना, बीमारियों से बिल्कुल फ्री कर देना सोसाइटी को, और जो भी अपॉर्चुनिटीज को लेकर के इनइक्वालिटीज हैं, उन इनइक्वालिटीज को खत्म कर देना। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही थी। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि डेमोक्रेटिक सोशलिज्म का मतलब क्या होता है। हमारे यहां पर आप देखो कि जो सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, जो डीपीएसपी जब हम पढ़ेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपके सिलेबस में भी है, आप देखो वहां पर कि वो मिक्स है मार्क्सिज्म का और गांधीज्म का। ठीक है, मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि जो लेबर्स हैं, उनका पार्टिसिपेशन होना चाहिए मैनेजमेंट में। वो चीज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डीपीएसपी में इंश्योर की हुई है। सिमिलरली गांधीज्म की बात करें तो गांधी जी अल्कोहल को छोड़ने की बात करते हैं। गांधी जी गाय के जो छोटे बछड़े हैं उनकी केयर करने की बात करते हैं। गांधी जी कॉटेज इंडस्ट्री को प्रमोट करने की बात करते हैं। वो सारी चीजें, पर हमारा जो डीपीएसपी है उसमें दोनों की मिक्स है। पर मेन जो आपको टिल्ट देखने को मिलेगा वो है गांधीयन सोशलिज्म। हम गांधी जी ने जो समाजवाद का कॉन्सेप्ट दिया था उसकी तरफ टिल्टेड है। वो जानेंगे हम डीपीएसपी में पूरा डिटेल में। देखो, जब से 1991 में हमारे यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया था, हम ये इकोनॉमी वाले पोर्शन में आप पढ़ोगे, सिलेबस का एनालिसिस मैं अभी करूंगा, आप देखोगे, लाइव आने वाला हूं मैं, तब आप देखोगे। तो उसमें सॉरी, मैं ये वीडियो पहले मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ, वैसे तब तक तो लाइव सेशन हो चुका होगा, खैर कोई बात नहीं। तो
1991 में 1991 में हमने लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन पॉलिसी अडॉप्ट की, जिसको एलपीजी पॉलिसी बोलते हैं। इसमें क्या था कि प्राइवेट सेक्टर को और ज़्यादा एक स्पेस मिल गया। तो जो सोशलिस्टिक क्रेडेंशियल है ना हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, वो थोड़े से डाइल्यूट हुए हैं अगर 1991 के बाद की बात करें तो। उसके पहले तो हमारी इकोनॉमी देखो मिक्स्ड इकोनॉमी थी, और आज भी मिक्स्ड इकोनॉमी है, पर पहले किस तरफ टिल्ट था हमारा? सोशलिज्म की तरफ। अब हमारा टिल्ट किस तरफ चला गया है? प्राइवेटाइजेशन की तरफ। ठीक है, या फिर कैपिटलिज्म की बात कर सकते हो। ठीक है, ये भी टाइप्स ऑफ इकोनॉमी समझाई हुई है। अभी अंकित सर पढ़ा रहे हैं आपको इकोनॉमी, तो बेसिक्स ऑफ इकोनॉमिक्स आप पढ़ो उनसे। ठीक है, अकाउंट से रिलेटेड भी क्वेश्चन आने लग गए हैं, अभी हम सिलेबस देखेंगे पूरा डिटेल। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट थीम्स थी, वो हमने देखी। प्रियम्बल का ये फर्स्ट पार्ट यहीं तक है, सेकंड पार्ट हम और डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या ये चीज़ कंटिन्यू करनी चाहिए, क्योंकि मेंबर्स को कुछ एक्सक्लूसिव देने का मेरे दिमाग में बहुत दिनों से चल रहा था, और अब ये मौका आ गया है। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो में इतना ही था। कंटिन्यू बने रहिए और कंटिन्यू ज्वाइन करते रहिए, आपको डेफिनेटली एक्सक्लूसिव पर्क्स में देता रहूँगा। ठीक है, तो डिस्कशन में इस वीडियो में इतना ही था। नेक्स्ट वीडियो आपको जल्दी मिलेगा, हो सकता है शायद कल ही मिल जाए। ठीक है, थैंक यू।